मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि श्री अंबिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर मुझे दिया है। इससे पहले कि मैं समर्थन में अपनी बात कहूं, इस अवसर का उपयोग मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः निर्वाचित होने पर बधाई देने के लिए भी करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप एक बार और हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के और जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करने के लिए बनी थी। नेताजी का अरमान है कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज बने और हमारी ये उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हम डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश के अरमानों को पूरा करेंगे, नेताजी के अरमानों को पूरा करेंगे। इसलिए इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो ये प्रस्ताव श्री अंबिका चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है, बहुत ही विस्तृत है और इसके अंदर हमारे राजनीतिक जीवन के हर पहलू का स्पर्श किया गया है। इस प्रस्ताव के अंदर लोकतंत्र पर होने वाले हमले, संविधान की भावना पर होने वाले कुठाराघात, देश में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों के हनन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस प्रस्ताव के अंदर जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल पर, औद्योगिक उत्पादन में हो रही गिरावट, लोगों की आय में हो रही गिरावट, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ती हुई है, इस पर चिंता व्यक्त की गई है और इन सब मामलों पर सरकार के झूठे वायदों की पोल भी खोली गई है, उनके झूठे दावों की पोल भी खोली गई है। नोटबंदी, जीएसटी, बढ़ती हुई महंगाई, इन सब सवालों को इस प्रस्ताव में छुआ गया है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण प्रस्ताव है, इस पर बहुत ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है। और इससे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुने जाने के बाद अपना संबोधन किया, उसकी भावना भी यही थी जो इस प्रस्ताव की भावना है। और मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन के अंदर जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, उन सब की भावना और प्रस्ताव की भावना हूबहू मेल खाती है। इसलिए मैं आप सब प्रतिनिधियों से यह दरख्वास्त करता हूं कि सम्मेलन के अंत में जब इस प्रस्ताव को पास करने की प्रक्रिया हो, तो उस समय पूरे जोशो खरोश के साथ इसका समर्थन करें। आज हम कहते हैं और हमारा प्रस्ताव भी कहता है कि हमारे संविधान की भावना पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमला कर रही है। संविधान पर हमला करने का मतलब क्या है? कोई ऐसा नहीं कि संविधान की किताब को बैन कर रही है। संविधान पर हमला करने का मतलब यह है कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, उन सब में इस पार्टी का यकीन नहीं है जो हमारे देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ है। मैं एक दिन सुनना था विधान परिषद की कार्रवाई, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवाद के सिद्धांत को धोखे का सिद्धांत बताया और एक दिन राज्यसभा के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने बोलते हुए समाजवादियों को झूठा और फरेबी बताते हुए इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया था। अगर ये बातें सदन के अंदर नहीं कही गई होती, किसी मंच पर मुख्यमंत्री कह दें या किसी मंच पर प्रधानमंत्री समाजवाद का मखौल उड़ा दें, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो उनके इस वक्तव्य को चुनौती दूंगा। ये सदनों की गरिमा है कि उसके अंदर आप कुछ भी कह दें, बात चल जाती है, निकल जाती है, उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन राजनीतिक जीवन में हर समाजवादी को यह संकल्प लेना होगा कि समाजवाद के ऊपर हमला चाहे मुख्यमंत्री करे, समाजवाद की विचारधारा पर हमला चाहे प्रधानमंत्री करे,
उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, ये सरकार क्या कर रही है हम और आप सब जानते हैं। ये सरकार धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर संविधान की भावना के साथ बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, इस देश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगर ये कहे कि मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है उसके साथ नहीं है। लोकतंत्र के ऊपर जिस तरीके से हमारे मतों की चोरी हुई, जिस तरीके से हमारे पूरे के पूरे इलेक्शन को, जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हमने लड़ा था, उसको रिग कर लिया गया और आपके जनादेश का डाका डाल दिया गया, उसकी चोरी कर ली गई। इसका भी मतलब यह है कि ये लोकतंत्र के साथ नहीं है। यानी इस बात को मान लीजिए समाजवादियों कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल सिद्धांतों में यकीन नहीं करती, और अगर हम इस राजनीतिक प्रस्ताव को जो भाई अंबिका चौधरी जी ने यहां प्रस्तुत किया है, इसे लेकर के देश की जनता के बीच जाएंगे, इसकी बातों को बताएंगे, इसकी भावना को बताएंगे, तो यकीनन 1924 का रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आखिर भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी क्यों है? आज हो गई या पहले से है? संविधान के जरिए तो चुन करके आए हैं, संविधान के जरिए तो प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रधानमंत्री बनते हुए भी संविधान की ही कसम खाई है, मुख्यमंत्री बनते हुए भी संविधान की कसम खाई है। साथियों, इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। ये संविधान के विरुद्ध क्यों है? जब भारत का संविधान बना था और 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, उस दिन के 4 दिन बाद यानी 30 नवंबर 1949 को जो आरएसएस का अखबार है ऑर्गेनाइजर, आज पांचजन के नाम से आप हिंदी में देखते हैं उसको, उस ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा गया था इसको मैं बताना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजर अखबार जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसके संपादकीय में लिखा गया था कि संविधान में प्राचीन भारत में लाजवाब विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि जो मनु स्मृति में उल्लिखित है, जिसकी विश्व भर में सराहना की जा रही है, उसका हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए कोई अर्थ नहीं है। यानी जो संविधान सभा ने स्वीकृत किया, आरएसएस के अखबार ने उस संविधान को स्वीकृत होने के 4 दिन के बाद कहा कि ये मनु स्मृति से अच्छा नहीं है। आरएसएस के लोगों की जो किताब है, उनकी गीता कह लो, उनका धर्म ग्रंथ कह लो, गोलवलकर साहब द्वारा रचित बंच ऑफ थॉट, उसके अंदर गोलवलकर साहब ने क्या लिखा? हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम अपना कह सकें। अगर आरएसएस ये कहती है, गोलवलकर ये कहते हैं कि संविधान को हम अपना नहीं कह सकते, ये विदेशी संविधानों से लिए गए अंशों का बेमेल संग्रह है, तो फिर हम किस आधार पर ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यकीन इस देश के संविधान में है और वो संविधान की मुखालफत नहीं करेंगे? उन्हें तो करनी है, ये उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। इस बात को मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, तिरंगे का बहुत इस अमृत काल में, आजादी के अमृत काल में, नहीं मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मैं कर तिरंगे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत ज्यादा शोर मचाया था। तिरंगे के बारे में भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की क्या राय है, मैं अपने प्रतिनिधि साथियों को बताना चाहता हूं। 14 अगस्त 1947 रात को तिरंगा फहरने वाला है। 15 अगस्त को देश आजाद होने वाला है। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के अखबार ने अपने संपादकीय में क्या लिखा? वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंच गए हैं, भले ही हमारे हाथ में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। हरा, सफेद और केसरिया जो हमारे रंग हैं, उनके बारे में अखबार कहता है, आरएसएस का अखबार, 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। ये तिरंगे के बारे में इनकी राय है। ये देश को बनाने चले हैं, ये देश का विकास करने चले हैं, संविधान को मानते नहीं। तिरंगे के बारे में इनकी ये राय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी ने भी कोई उम्मीद रखी है तो वो धोखे की दुनिया में जी रहा है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना का सवाल, जिसको हमारे प्रस्ताव के अंदर बहुत जोर शोर के साथ और प्रमुखता के साथ रखा गया है, वो बहुत जरूरी है। आरक्षण का सवाल भी बहुत जरूरी है। और आरक्षण के विषय में मैं एक बात कह दूं कि जो लोगों का आरक्षण, खास तौर से हम लोग जिनकी मांग करते हैं, दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण, इन वर्गों के हाथ में हमारे समाज ने जो काम भी दिया उसी काम में सफलता मिली है, बाकी कामों में सफलता नहीं मिली है। यानी कृषि का काम दलितों और पिछड़ों के हाथ में ही एक तरीके से है, तो सिर्फ कृषि के क्षेत्र में हमारा देश आज आत्मनिर्भर है। बाकी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर अपने आप को गारंटी के साथ नहीं कह सकते। और अगर इन पिछड़ों के हाथ में, दलितों के हाथ में, कमजोरों के हाथ में, उपेक्षित तबके के लोगों के हाथ में हम दूसरे काम भी समाज के देंगे, उद्योग का क्षेत्र देंगे, सरकारें चलाने का काम देंगे, तो वो भी निश्चित रूप से उसमें बहुत प्रगति की तरफ हमारा देश बढ़ेगा। आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, बातें मेरे पास बहुत थी इसके समर्थन में कहने के लिए, और समर्थन में क्या कहूं, प्रस्ताव अपने आप में मुकम्मल है और जिस अंदाज में अंबिका चौधरी जी ने पेश किया है वो भी बेहतरीन है, और अध्यक्ष जी के भाषण के साथ उसकी भावना का पूरा तालमेल है। लिहाजा आप लोगों से यही आह्वान करता हूं कि इस प्रस्ताव को लेकर के गांव-गांव में जाइए, गली-गली में जाइए और इस प्रस्ताव की भावना से लोगों को अवगत कराइए। 2024 सामने है, उसकी तैयारी में जुटिए और पार्टी को इतना बढ़ाइए कि हम एक दिन अपनी जिंदगी के अंदर ही इस देश में एक समाजवादी को लाल किले से झंडा फहराते हुए देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।